हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत बढ़िया है। आप बताइए आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया हैं जी। और बताइए लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं चल रही? नो नो मैम, सब कुछ एकदम क्लासिक चल रहा है। लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है। चलिए जी, घर में कोई परेशानी किसी के? नो नो मैम, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, सब एकदम बढ़िया है। जब सब बढ़िया चल रहा होता है तो हमें बढ़िया तरह से कंसंट्रेशन के साथ माइंड को फुल्ली फोकस्ड करके क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर पीजीवीपी चैप्टर में मैंने आपको दो छोटे छोटे से सेक्शन कराए थे, 30 एंड 31। उसके बाद एक बड़ा सा सेक्शन कराया था, सेक्शन नंबर 32। 31 अब आपकी टिप्स पे होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत बार रिवाइज कर लिया, बार बार रिवाइज करने का क्या ही मतलब बनता है। फिर भी एक बार समरी में आ जाइए, देख लीजिए। 30 हमने किया था बिल्डिंग के लिए एंड 31 हमने किया था प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर के लिए। सभी केसेस में चाहे रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया हो, चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा किया हो, सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं, चाहे टेनेंट ने किया हो चाहे ऑनर ने किया हो। लेकिन 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 बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए, फर्नीचर प्लांट मशीनरी वाले में ऑनर के द्वारा नहीं बात कर रही हूँ मैं, टेनेंट की बात कर रही हूँ। अगर टेनेंट ने खर्चा किया है बिल्डिंग पर नहीं, किस पर किया है बताइए? टेनेंट ने खर्चा किया है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पर किया और कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, तो क्या हम उस पर डैप अलाउ करेंगे? नॉट एट ऑल। इसके बाद डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन की पूरी बढ़िया सी समरी एक बनी हुई है। आपने जो नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड किए हैं, अच्छा ये नोट्स बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं है, आज डाल दूंगी, कोई बात नहीं है। ये नहीं डाल पाए होंगे टेलीग्राम पर, आप मैसेज कर देते ना लास्ट क्लास में जब क्लास कर रहे थे, तो अब डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम पर। इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना। इन नोट्स में जब ये टॉपिक खत्म होगा डेप्रिसिएशन वाला, तो आपको नीचे पूरे डेप्रिसिएशन की समरी मिल जाएगी, बड़े ही बढ़िया शब्दों में बनाई गई है। पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पर कवर है। तो आप एग्जाम में जब 2 घंटे का रिवीजन करोगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एग्जाम जब होता है तो वहां पर 2 घंटे पहले का जो रिवीजन होता है उसमें ये हैंड रिटन समरी आप पढ़ोगे। मुश्किल से 5-6 मिनट लगेगा जब आप ये हैंड रिटन समरी पढ़ोगे। जब ये 3 बार पढ़ लोगे तो जब चौथी बार पढ़ोगे एग्जाम देने से पहले, तब तो और भी कम टाइम लगेगा। ठीक है जी मैम। तो मैंने डेप्रिसिएशन में आपको क्या पढ़ाया था? डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट पे भी लगता है, इंटैंजिबल एसेट्स पे भी लगता है, एक्टिव यूज पर भी लगता है, पैसिव यूज पर भी लगता है। लेकिन ऑनरशिप होनी चाहिए, चाहे तो पूरी तरह से हो चाहे पार्टली हो। मेथड कौन सा होता है? जल्दी जल्दी मैसेज करते जाओ मैम। मेथड होता है WDB का। रेट मैम इनकम टैक्स में गिवन है। वैल्यू मैम ब्लॉक से निकलेगी। ब्लॉक कैसे बनेगा मैम? रेट वाइज ब्लॉक बनेगा। एक रेट का एक ब्लॉक बनता है, दूसरे रेट का दूसरा ब्लॉक बनता है। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। आप चाहो नहीं करना चाहते तो फिर नहीं कर सकते क्या? नो मैम, करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एसेट अगर आपने पुट टू यूज की और अगर वो लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया तो फिर डेप्रिसिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 50% डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा किया है तो फिर पूरा 100% डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने एसेट को किसी और ईयर में परचेज किया बट आप करंट ईयर में लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज कर रहे हो, तब भी आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलता है। एक और केस, आपने एसेट को परचेज किया है इस ईयर में बट इस ईयर में पुट टू यूज नहीं किया, तो आपको कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद जनरल रेट मैंने कहा था याद रख लेना, सारे रेट नहीं भी याद रखोगे चलेगा। हालांकि एग्जाम में रेट्स आपको मिल जाएंगे बट ये जनरल रेट्स आप याद रखना। बिल्डिंग का 10 होता है, फर्नीचर 10 होता है, प्लांट मशीनरी 15, कंप्यूटर 40, इंटैंजिबल एसेट्स 25। वैल्यू ब्लॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग WDB ले लेते हैं 1 अप्रैल की, उसमें ऐड कर देते हैं जो भी परचेज किया है और उसको पुट टू यूज किया है तो उसको ऐड कर देंगे। सेल कर देंगे अगर एसेट को बेच दिया है। इंश्योरेंस क्लेम ऐड का जो भी अमाउंट आपको मिला है वो ऐड करेंगे। वो कब ऐड करेंगे? जब एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई भी स्क्रैप वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे। तो फिर क्या आ जाएगी? WDB आ जाएगी, एक ऐसी WDB जिस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। मैं इतना फास्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 to 4 लेक्चर इस पर डिवोट कर चुकी हूँ। आज की क्लास जो बच्चे कर रहे हैं पहले पीछे वाली क्लास कर लेना, कहीं सीधे रिवीजन में बैठ गए हो आके डेप्रिसिएशन के। मैम क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन का रिवीजन होगा क्या? 2 मिनट लगेगा, डेप्रिसिएशन के रिवीजन के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा पूरा हो चुका है, उसको कंप्लीट वहां से करो, फिर यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। तब फास्ट चल रहा है, उसका जो रीजन है वो ये है कि ऑलरेडी हम इस रिवीजन को भी बहुत बार कर चुके हैं।
चलिए, डिप्रिशिएशन लगाया, फिर डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे, क्लोजिंग WDV आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको देखना होगा ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लॉक एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो फिर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर में आएगा। ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप इस ब्लॉक की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दो तो आपके पास कैपिटल गेन भी आ सकता है, कैपिटल लॉस भी आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी आपका सेल प्राइस होगा, अगर वो ब्लॉक की वैल्यू से ज़्यादा होगा तो उस केस में भी ब्लॉक सीज्ड हो जाएगा और इस केस में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन निकल के आएगा। ये लॉजिक वगैरह सब ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वहीं पे जाके समझना और जो क्लासेस हुई हैं। इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी सक्सेशन होता है, एक कंपनी ने किसी फर्म को सक्सीड कर लिया, एक कंपनी ने किसी अनदर कंपनी को सक्सीड कर लिया, एक कंपनी ने किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को सक्सीड कर लिया, अमलगमेशन डिमर्जर का केस हो रहा है। अगर ये सारी घटनाएं ड्यूरिंग द ईयर घटित होती है, कब घटित होती है? ड्यूरिंग द ईयर घटित होती है। तो जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, पहले तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे कि कोई इवेंट घटित ही नहीं हुई, फिर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला है एडिशनल डेप्रिसिएशन का केस। एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है? जिस ईयर में आपने मशीनरी को इंस्टॉल्ड किया है उस केस में मिलता है। किस रेट से मिलता है? मैम कहीं कहीं पढ़ा था 20, कहीं कहीं पर आपने पढ़ाया था 35%। जी हाँ, 20% मिलता है मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग के केस में, और 20% ही मिलता है कि अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है या फिर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। जो अभी रिवाइज किया था नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये एडिशनल भी मिलेगा। अब बात आती है 35% डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स इस्टेब्लिश्ड हैं कहाँ पर? बैकवर्ड एरियाज में। कौन कौन से स्टेट के बैकवर्ड एरियाज में? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल में। तो फिर इनके केस में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20 की जगह कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगर पावर जनरेटिंग यूनिट इन स्टेट के बैकवर्ड एरियाज में लगी है तो उस पर डेप कितना मिलेगा? 20 या 35? मैम 20 ही मिलेगा। ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स के लिए था। याद रख लेना, इतनी बार रिवीजन हो गया, भूलने नहीं चाहिए एक भी। लास्ट यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया और उसको पुट टू यूज़ किया और पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज किया, तो आपने जिस ईयर में ये कांड किया लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ किया उस टाइम तो आपको 50% का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन आने वाले ईयर में आपको बैलेंस 50% और दे दिया जाएगा। एक बात और याद होगी आप सबको कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है ये वन टाइम पिक्चर में आता है, ये एक ही साल मिलता है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें 2 बार मिल जाता है, उसके बाद ये कभी नहीं मिलता सेम प्लांट एंड मशीनरी पर। इसके बाद मैंने आपको कराया था कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, अभी रिवाइज भी किया है, उसको चार्ज करने का मेथड कौन सा होता है? WDV। लेकिन जो पावर जनरेटिंग अंडर जो यूनिट्स होती हैं उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहें तो WDV में जाएं, वो चाहें तो SLM में जाएं। अगर वो SLM में अडॉप्ट करेंगी तो उसका तरीका मैं यहाँ पर सिखाऊंगी, लेकिन WDV हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन भी कर लिया। SLM का रिवीजन करते हैं। तो SLM के केस में अगर वो चाहे तो SLM में भी जा सकते हैं। SLM में मैंने आपको बोला था कि रेट आपको वहां पर गिवन होगा एग्जाम में, उसी को रेट को यूज करके SLM से डेप्रिसिएशन लगा देना। लेकिन सेल ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर मान लो आपने सेल कर दी ऐसी एसेट की जिस पर आप SLM से क्लेम कर रहे थे, अब आपने सेल कर दी ऐसी एसेट की, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपका सेल प्राइस WDV से कम है तो WDV माइनस सेल प्राइस क्या निकल के आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सारे लॉजिक विद एग्जांपल्स कवर किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है जी। अगर सेल प्राइस आपका मोर देन WDV है, बताइए सेल प्राइस अगर मोर देन WDV है तो उस केस में कितनी इनकम आपकी चार्ज की जाएगी PGBP में, जिसको बैलेंसिंग चार्ज का नाम दिया था। इससे ऊपर वाले केस को टर्मिनल डेप का नाम दिया था। जी मैम बिल्कुल सही बात। तो कितनी इनकम चार्ज की जाएगी? इन दोनों में से जो भी कम आएगी उतनी इनकम चार्ज कर दी जाएगी। इन दोनों में जो भी क्या होगा? लीस्ट होगा। क्या होगा? लीस्ट होगा। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट माइनस WDV, सेल प्राइस माइनस WDV। मैम ये सब क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं सब लास्ट क्लास में कवर है, विद एग्जाम्पल कवर है। नेक्स्ट, अगर सेल प्राइस आपका ज़्यादा होगा
एक्चुअल कॉस्ट से, मैम एक्चुअल कॉस्ट और WDV क्या होता है लास्ट क्लास देखिए, उसमें कवर है। एक्चुअल कॉस्ट से अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो ऐसे केस में कैपिटल गेन अराइज होगा, फिर आप सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट करोगे तो आपके पास कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। इतनी सी बातें हमने की थी जिनको मैं रिवाइज करा चुकी हूँ। ये जो डेप्रिसिएशन की बातें 3-4 लेक्चर लगा के कवर की थी, आप प्लीज़ उनको जाके देखिए, लॉजिकली चीज़ें समझिए। चलिए अब आ जाइए आप सभी मेरे साथ यहाँ पर एक नए टॉपिक पर, जिसका अब मैं करने जा रही हूँ शुभारंभ। श्री गणेश ये भी बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए एक बड़ा ही बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल सा टॉपिक हमारे पास आ रहा है। मैं यहाँ पर सेक्शन नंबर कोट कर देती हूँ, नोट्स में तो आपको मिल जाएगा, कोट किया, यहाँ से हट गया है। सेक्शन नंबर 32AB, ये इसका सेक्शन नंबर है 32AB। चलिए हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस की कुछ बातें। किस लिए? इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज। चलो इसमें क्या है, पहले सुनो, माइंड मेकअप करो, फिर हम लीगल टर्म्स पढ़ेंगे। कि कोई भी असेसी है, कोई भी असेसी, ये असेसी कोई कंपनी भी हो सकती है, ये असेसी कोई फर्म भी हो सकती है, ये असेसी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। कोई भी पर्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, मतलब कि वो बेच नहीं रहा, चीज़ों को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में अगर वो कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, ऑब्वियसली जब वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन करेगा तो उसको प्लांट एंड मशीनरी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो जब वो बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा तो जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट उसने की होगी प्लांट एंड मशीनरी की, उसमें कुछ उसको अलाउंसेस मिल जाएगा। मैम बात तो बिल्कुल नहीं समझ आई, सच्ची बता रहे हैं। देखो सपोज करो कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को बैकवर्ड एरियाज में, याद रखना सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड एरियाज में, किसी भी स्टेट में जाके ये मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलेंगे तो इनको अलाउंसेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये बैकवर्ड एरियाज में जाके अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड एरियाज में जाके, तो इनको स्पेशल छूट मिलेगी, इनको स्पेशल डिडक्शन मिलेगी। कैसी डिडक्शन मैम? देखो सपोज करो ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये जो मिस्टर एक्स हैं ये जाते हैं किसी बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड एरिया में मैं नाम ले लेती हूँ, बिहार स्टेट के किसी एरिया में ये जाते हैं, ठीक है जी। मिस्टर एक्स बिहार में जाते हैं, बिहार में जाके ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं। अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए इनको एक मशीन की जरूरत थी, जिस मशीन की कॉस्ट क्या थी? 10 लाख रुपए। तो लॉ मेकर ने बोला ये जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी में फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन बैकवर्ड एरियाज, तो ये 10 लाख रुपए में हम इनको कुछ डिडक्शन दे देंगे। कितनी डिडक्शन दे देंगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। लॉ कहेगा कि 15% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ओ माय गॉड मैम, एक और डिडक्शन? जी हाँ, एक और डिडक्शन। तो इसका मतलब मैम इनको 1,50,000 रुपए सीधे सीधे डिडक्शन मिल जाएगी। जी हाँ, सीधे सीधे ये 1,50,000 रुपए ले जाके अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। हालांकि जो नेट प्रॉफिट ये निकालेंगे जो एडजस्टेड नहीं है उसमें से माइनस कर सकते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब थोड़ी थोड़ी मैम समझ आना शुरू हुई कि मिस्टर एक्स या फिर उनकी कोई कंपनी हो, चाहे उनकी कोई फर्म हो, वो कैसे भी असेसी हो, उनका कोई भी लीगल नेचर हो, डजेंट मैटर, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि असेसी कोई भी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो कुछ भी हो, वो बस बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी क्या लगा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए उनको क्या करना पड़ा? प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो जितने रुपए का भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जितने रुपए का भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका 15% का इनको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये अपने कंपनीज वाले जो नेट प्रॉफिट होते हैं उसमें से ये 15% की डिडक्शन माइनस कर सकते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए। चलो मैम अब थोड़ा थोड़ा बात समझ आया।
तो यही चीज़ें अब हम समझेंगे डिटेल में। बट मैम एक डाउट हमारे मन में आ गया कि जब प्लांट एंड मशीनरी हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, तो और वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए खरीदते हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कि बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश है, तो आपने हमें पढ़ाया था कि वहां पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगता है, वहां पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगता है, और बताइए क्या क्या लगता है। एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, मैं यहाँ पर एक पेज ले लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक पेज। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, बहुत लिखती हूँ मतलब मैं, बहुत मेहनत करती हूँ मतलब मैं। हाँ देखो खत्म ही नहीं हो रहा। चलिए हम न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ये खत्म नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम न्यू पेज इंसर्ट करेंगे। चलिए अब आ गया एक न्यू पेज। मैम आपने हमें बताया था कि जब प्लांट एंड मशीनरी को अगर बैकवर्ड एरिया में इंस्टॉल किया जाता है, बैकवर्ड एरिया में इंस्टॉल करते हैं, तो आपने हमें ये भी तो पढ़ाया था एक प्रोविजन के अंदर कि नॉर्मल डेप तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस में लगा रहे हो तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है। लेकिन ये बैकवर्ड एरिया पे नॉर्मल के साथ साथ एडिशनल डेप भी मिल जाता है, हमने कल ही पढ़ा था 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाता है। फिर मैम अब आप कह रहे हो कि अगर बैकवर्ड एरिया में प्लांट एंड मशीनरी लगाया है तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस भी मिलेगा, वो भी 15%। जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ गए, मैं भी यही कह रही हूँ जो आप पकड़ रहे हो कि नॉर्मल डेप जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, एडिशनल डेप जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस इन एडिशन टू नॉर्मल डेप एंड एडिशनल डेप भी मिलेगा। चलिए, और वाह मैम ये तो बड़ा सारा बेनिफिट मिल रहा है अगर हम बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी अंडरटेकिंग स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। पर मैम गवर्नमेंट इतना बेनिफिट दे क्यों रही है? देखो ये जो बैकवर्ड एरियाज है पिछड़े हुए होते हैं पूरी तरह से। जी मैम, यहाँ पर गरीबी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बेरोजगारी फैली पड़ी रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैला पड़ा रहता है। मैम आप इतना हिंदी के शब्द क्यों बोल देते हो? इसलिए बोल देती हूँ ताकि दिमाग में जल्दी से टच हो जाए वो बात। हिंदी से बात जो है एकदम दिमाग में टच होती है, एक बार में तीर निशाने पे लग जाता है, इसलिए मैं जानबूझ के बोल देती हूँ। चलिए, हालांकि मैं उसका दोबारा से इंग्लिश वर्ड भी बोलती हूँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे भी हमारी क्लास में बैठे हो जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी ना आती हो, तो उनके लिए मैं तुरंत दूसरा वर्ड भी वहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, तो घबराइएगा ना। चलिए, तो आपको क्या समझ आया कि मैम ये जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं इनमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है और लोग जो होते हैं वो लो पॉवर्टी लाइन होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पर जो होता है ना वो गरीबी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये स्टेट पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। अगर हम बिहार की बात करें तो आप सब जानते हो बिहार इज़ अ बैकवर्ड स्टेट। गवर्नमेंट इस स्टेट को उठाना चाहती है। कैसे उठाएगी? जब यहाँ पर काफ़ी सारी अंडरटेकिंग्स आके लग जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, लोगों को काम धंधा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही काम धंधा मिलना स्टार्ट हो जाएगा गरीबी अपने आप कम होती चली जाएगी कि नहीं होती चली जाएगी? जी मैम, हो जाएगी। और जब गरीबी कम होगी तो बिहार अपने आप उठता चला जाएगा कि नहीं उठता चला जाएगा? जी मैम, उठता चला जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप एक दिल्ली में आके अंडरटेकिंग लगाओगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिल रहा, आपको कोई एडिशनल डेप नहीं मिल रहा 35 का। क्यों? क्योंकि दिल्ली तो ऑलरेडी उठा हुआ है। उठाने की जरूरत तो बिहार को है, तेलंगाना को है, वेस्ट बंगाल को है, आंध्र प्रदेश को है। ये सब गिरे हुए वो वाले गिरे हुए नहीं, पिछड़े हुए बैकवर्ड एरियाज है। तो गवर्नमेंट इनको उठाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स को इतने सारे बेनिफिट्स देती है सो दैट इनके मन में लालच आ जाए और ये सब बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी अंडरटेकिंग लगाएं और बैकवर्ड एरिया ग्रो कर जाए। आई होप आपको लॉजिकली भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी बात। चलिए, अब आ जाइए काम की बात पर जो एग्जाम में आनी है। ऐसी लॉजिक वाली जो बातें बताती हूँ सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि कितने परसेंट का अलाउंसेस मिलेगा, तो बोल देना 15% का मिलेगा, मैम ने सिखाया था। सुनिए, अब बात करते हैं टू द पॉइंट। अब बात होगी टू द पॉइंट। क्रक्स दिमाग में बिठा दिया, माइंड मेकअप सबका हो गया। चलिए,
सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस किस एसएससी को मिलेगा, कौन सा एसएससी एलिजिबल है, कौन सा एसएससी एलिजिबल है। तो मैंने अभी अभी 4 बार बोला था, कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एनी एसएससी वेदर कंपनी और नॉट। एमसीक्यू इतनी सी बात पर उठ के आ जाता है कि अगर वो कोई कंपनी है तो क्या उनको मिल जाएगा बेनिफिट अलाउंसेस का, जी मिल जाएगा। अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। Any assessee who set up an industry undertaking or enterprise for manufacture of production of any article or thing। देखो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, किसी भी वस्तु की, किसी भी आर्टिकल की, किसी भी थिंग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, गलती से भी यहाँ पर इस वाले प्रोविजन में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बीच में मत लेके आना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बीच में मत लेके आना। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आया है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भले ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है पर उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर कट वर्ड लिखा है आर्टिकल और थिंग। ऑन और आफ्टर 1/4/2015, 1/4/2015 से पहले अगर कोई यूनिट सेटअप की गई थी तो उनको ये वाली अलाउंसेस नहीं मिलती थी, क्योंकि ये प्रोविजन आया ही इस दिन से था। तो इस दिन के बाद इस प्रोविजन से अगर कोई भी अंडरटेकिंग बैकवर्ड एरियाज में सेटअप की जाएगी 1/4/2015 के बाद, तो फिर उनको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा, वो भी 15% का। कैसे कैसे नोटिफाइड एरियाज हैं, ऐसे ऐसे नोटिफाइड एरियाज जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आए, बिहार के अंदर आ जाए, तेलंगाना के अंदर आ जाए एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आए। इन स्टेट के नोटिफाइड एरियाज, मैम इन एरियाज को नोटिफाई कौन करता होगा, इन एरिया को नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा एरिया बिहार के अंदर नोटिफाइड है एज अ बैकवर्ड एरिया, बस आप याद रखो ये स्टेट्स के नेम, ठीक है मैम। चलिए, एसएससी कोई भी हो सकता है, वो बस क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम कर रहा है, 1/4/2015 के बाद कर रहा है। उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी को बिजनेस में लगाया होगा, वो भी बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस किया जा रहा है। कौन कौन से बैकवर्ड एरियाज, नाम याद कीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। उसने क्या किया, ऐसा ऐसा काम तो किया, लेकिन उसने एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड किया न्यू असेट। वर्ड देखो, एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड, उसने एसेट को एक्वायर किया एंड इंस्टॉल्ड किया। यहाँ वर्ड पुट टू यूज नहीं है, पुट टू यूज नहीं हो रहा, इंस्टॉल्ड हो रहा है, तब भी चलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ सैड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन दिस इन द सैड बैकवर्ड एरिया। कोई भी पर्सन एलिजिबल एसएससी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, बैकवर्ड एरिया में जा रहे हैं, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में कर रहे हैं, और वो एक मशीनरी को, किसी भी एसेट को एक्वायर करके इंस्टॉल्ड कर देते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड है बीच में एंड, इसका मतलब दोनों घटनाएं होनी चाहिए। आप मशीनरी को एक्वायर करो और इंस्टॉल्ड करो। सिर्फ और सिर्फ एक्वायर करोगे, ये वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पहले से खरीदी हुई मशीन है, पुरानी मशीन है, इंस्टॉल्ड किया, बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्वायर करके इंस्टॉल्ड किया होगा तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है मैम। चलिए, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये तो समझ आ गया कि कौन से एसएससी को मिलेगा और कब मिलेगा। कौन से एसएससी को मिलेगा, कोई से को भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब उसने एसेट्स को एक्वायर करके इंस्टॉल्ड किया है। कहाँ पर किया है, बैकवर्ड एरियाज ऑफ नोटिफाइड स्टेट, और वो स्टेट्स आपने याद कर लिए। कितना मिलेगा, अब बात आती है अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा। देयर शैल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ अ सम इक्वल टू 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच न्यू एसेट इंस्टॉल्ड। जिस ईयर में आपने एसेट इंस्टॉल्ड किया वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर होगा, तो उस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 15% की मिलेगी। बात समझ आई कि नहीं आई, जी मैम बात समझ आ गई। मीनिंग ऑफ न्यू एसेट, अब मैंने आपको क्या बोला कि एसेट न्यू होनी चाहिए, एक्वायर करके इंस्टॉल्ड की जानी चाहिए। तो इन्होंने लिखा है न्यू एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर ही मिलेगा, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी बट डज नॉट इंक्लूड, कोई शिप को प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोला जाता, ये तो हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट को प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोला जाता। कोई भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसको इंस्टॉल करने से पहले आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में यूज़ कर चुके हो, चाहे तो इंडिया में यूज़ कर चुके हो, चाहे आउटसाइड इंडिया में यूज़ कर चुके हो, मतलब कि वो पुरानी है, नई नहीं है। जब पुरानी होगी तो फिर आपको अलाउंसेस नहीं मिलेगा। अलाउंसेस तो सिर्फ और सिर्फ न्यूली
मशीन पर मिलेगा, न्यूली मशीन पर मिलेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वाज यूज्ड आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। किसी भी पर्सन ने यूज किया होगा ना इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, बेनिफिट ना मिल पाएगा। नेक्स्ट, एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस, चाहे तो आप ऑफिस में किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करो, चाहे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल करो, चाहे गेस्ट हाउस में इंस्टॉल करो, आपको बेनिफिट ना मिल पाएगा। क्यों मैम? क्योंकि बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब कि मैम फैक्ट्री की बात चल रही है ना, फैक्ट्री में ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कंप्यूटर खरीद के ऑफिस में लगा हुआ है तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर खरीद के फैक्ट्री में लगा रखा है तो मिल जाएगा, है ना मैम। हाँ, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज खरीदी जो कि फैक्ट्री में लगाई है, कोई भी ऐसी एसेट जो कि फैक्ट्री में इंस्टॉल की है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। एनी ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आपको नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस इस पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट, कोई भी व्हीकल है तो उस पर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। Any plant or machinery, the whole of actual cost of which is allowed as a deduction, whether by way of depreciation or otherwise, in computing the income chargeable under head PGBP। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी पूरी की पूरी कॉस्ट आपको एज अ डिडक्शन ऑलरेडी पीजीबीपी में अलाउ हो गई है। मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन नंबर 35 की सीरीज, वहां पर आप पढ़ोगे कि कभी कभी किसी किसी केसेस में आपने जब मशीन खरीदी, सपोज मशीन 5 लाख की है, तो आपको पूरे के पूरे 5 लाख एक ही बार में अलाउ कर दिए जाते हैं। एक ही बार में आपके 5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाता है, 100% डिडक्शन। तो ऐसी कोई मशीनरी जिसका ऑलरेडी डिडक्शन मिल गया है पीजीबीपी के अंदर 100%, तो उस वाली मशीनरी को इस वाले सेक्शन में आप नहीं उठा के लाओगे। फिर यहाँ पर हम अलाउंसेस की बात नहीं करेंगे, आप सब जानते हो, उन पर तो हम डेप्रीशिएशन और एडिशनल डेप्रीशिएशन जैसी बातें भी नहीं करते। नेक्स्ट, अब देखो, आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल्ड की बैकवर्ड एरियाज में, सपोज बिहार में आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे और बिहार में जाके आपने मशीन को इंस्टॉल किया। अब जब आपने मशीन को इंस्टॉल किया तो आपको 15% का बेनिफिट मिल गया। अब हो सकता है आप बेनिफिट लेने के लिए ही ऐसे काम कर रहे हो, मतलब कि आप बहुत सारी मशीन लेते हो, 15% का बेनिफिट क्लेम किया, मशीन बेच दी, 15% का बेनिफिट क्लेम किया, मशीन बेच दी। ये तो आप खुद से लूप होल भी निकाल रहे हो लॉ का और अपने बेनिफिट्स को कम किए जा रहे हो। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, ये जो मशीन है जिस पर हमने आपको 15% का बेनिफिट दिया है, ये मशीन एटलीस्ट आपको 5 ईयर तक अपने बिजनेस में यूज करनी है, उसी बिजनेस में यूज करनी है जो कि बैकवर्ड एरिया में चल रहा है। अगर आपने ये मशीन बेच दी 5 साल के अंदर अंदर, तो जितनी भी डिडक्शन हमने आपको दी थी वो पूरी की पूरी डिडक्शन आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए लॉ कितना स्ट्रिक्ट हो रहा है, लॉ कितना स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पर। जी मैम, लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो लॉ आपको एक टाइम लिमिट दे रहा है कि 5 साल से पहले नहीं बेच सकते हो। बेचोगे तो जितनी भी डिडक्शन आपको मिली थी वो सारी की सारी डिडक्शन टैक्सेबल हो जाएगी। जो भी 15% का आपको अलाउंस दिया गया था, 15% 10 लाख रुपए पे हमारा कितना निकला था, 1,50,000। ये 1,50,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप 5 साल से पहले प्लीज बेचने का सोचिएगा भी मत, सोचोगे तो हम टैक्स लगा देंगे। अगर 5 साल के बाद बेचेंगे मैम तो फिर कोई भी अमाउंट आपका टैक्स नहीं किया जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। इफ एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द असेसी इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड, चाहे बेच दी चाहे कुछ भी किया, एक तरह से आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और बदले में पैसा तो लिया, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, द अमाउंट अलाउड एज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच न्यू प्लांट एंड मशीनरी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल अंडर हर PGBP ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड और ट्रांसफर।
तो जिस ईयर में आप सेल कर रहे हो उसी ईयर में जितनी डिडक्शन आपको पहले मिली थी वो पूरी की पूरी डिडक्शन पीजीबीपी हेड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इन एडिशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ गेन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। जब प्लांट एंड मशीनरी को बेचोगे तो कैपिटल गेन वगैरह तो निकलेंगे ही निकलेंगे, कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्सेबल होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो डिडक्शन है ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। आप डिडक्शन की टैक्सेबिलिटी से बच नहीं सकते सिर्फ इतनी सी बात बोल के कि कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्स भर तो रहे हैं, फिर यहाँ पर टैक्स देने का क्या मतलब बनता है। यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जितनी आपने डिडक्शन क्लेम की उस पूरी डिडक्शन को पीजीबीपी की इनकम बना दिया जाएगा और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन चैप्टर पे जो टैक्स लगेगा वो डिफरेंस पर लगेगा, और यहाँ पर डिडक्शन पर लग रहा है। सेल प्राइस और जो भी एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन रहा होगा उस पर लगेगा कैपिटल चैप्टर में। ठीक है जी मैम, चलिए आइए एक और न्यू पॉइंट है, बड़ा ही बढ़िया पॉइंट है, मजा आ जाएगा पढ़ के। हालांकि आता है आपको, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा है। एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन। आप किसी असेट को परचेज कर रहे हो और उस असेट की वैल्यू अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर आपने उस 10,000 रुपये की पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से नहीं की, ड्राफ्ट से नहीं किया, बैंकिंग चैनल से नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से नहीं किया, किससे कर दिया? कैश से कर दिया, तो उस केस में आपको कोई सी भी अलाउंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप सब जानते हो ऐसे ऐसे केस में तो मैम हमको डैप और एडिशनल डैप भी नहीं मिलता था। जी हाँ, वही सेम केस यहाँ पर है। अगर जो भी प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है उस प्लांट एंड मशीनरी पर आपको कोई सा भी एडिशनल डैप या फिर कोई सा भी अलाउंसेस ऑफ 15% नहीं मिलेगा अगर वो पेमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये से ज़्यादा है और वो 10,000 रुपये की पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल को यूज़ करके नहीं की है। तो आइए समझा देती हूँ एक बार यहाँ से। और एनी एसेट in respect of which a payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by an account pay, check, draft or use of e-clearing system through a bank, यानी कि अदरवाइज बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, सच पेमेंट कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 32AD। चलिए आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। की पॉइंट्स, कुछ इसमें की पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पर जिससे आपका कोई भी डाउट होगा वो बहुत ही बढ़िया से अब क्लियर हो जाएगा। द इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस 15% लगेगा, लेकिन ये इन एडिशन टू डेप्रीशिएशन एंड एडिशनल डेप्रीशिएशन होगा, ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी। नेक्स्ट, फर्दर द इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस वुड नॉट बी रिड्यूस्ड एट अराइव एट द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी की WDV निकाल रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस को रिड्यूस मत कर देना। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बड़ा ही काम का पॉइंट है। देखो आपने मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है जी। इस 10 लाख रुपए में आप सबको पता था 1,50,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है मैम। अब अगर आपको डैप लगाना हो तो डैप किस पर लगता है? WDV पर, और WDV क्या रहेगी? 10 लाख रुपए। WDV 8,50,000 रुपए नहीं मानी जाएगी, WDV पूरा का पूरा ही अमाउंट माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया? डेप्रीशिएशन भी मिलेगा प्लस ये अलाउंसेस भी मिलेगा। ओके ओके। नेक्स्ट, deduction under section 32AD shall be available on computer if computers are integral part of production system। ये बात भी बता दी थी मैंने कि कंप्यूटर अगर आपकी फैक्ट्री में लगा है तो डिडक्शन मिलेगा, बट कंप्यूटर अगर आपकी फैक्ट्री में नहीं लगा, ऑफिस में लगा है, तो फिर आपको डिडक्शन 15% का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, द डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग यूनिट्स। ये बात भी बताई थी कि पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए डिडक्शन नहीं है। तो ये बातें वो हैं जो सेक्शन में लिखी नहीं है, बट जब सेक्शन को एनालिसिस करेंगे तो ये पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि मैंने समझाए और यहाँ पर लिख दिए। एक और पॉइंट, आप सभी जानते हो जब हम कोई भी चीज़, कोई भी असेट को 180 डेज से कम यूज़ करते हैं बिजनेस में, तो उस केस में हमारा डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 50% का। लेकिन अलाउंसेस के केस में चाहे आपने इंस्टॉलेशन 3 अक्टूबर के बाद किया है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में आपने उस मशीनरी को 180 डेज से कम यूज़ किया है, स्टिल आपको पूरा का पूरा 100%
अलाउंसेस मिलेगा। जो आपका 15% था उसको हाफ नहीं किया जाएगा, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी इस सेक्शन की बातें जो हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेक्शन था, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, क्यूटी पाई बिल्कुल आप सबके जैसा ही था। चलिए अब इसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ अपने वर्ड्स में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट कर रखी है। नोट्स में आपको ऑलरेडी ड्राफ्टेड ही मिलेगी, आप सब नोट मत कीजिएगा, ठीक है मैम। लेकिन रिवाइज कर देते हैं पहले। कोई भी असेसी, कोई भी हो, उसका कोई भी नेचर हो, डजंट मैटर फॉर अस एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अगर उस पर्सन ने बैकवर्ड एरिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल किया, प्रोडक्शन यूनिट इंस्टॉल किया, और उस बैकवर्ड एरिया में जाके उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के इंस्टॉल किया आफ्टर 2015, तो उसको एडिशनल अलाउंसेस मिल जाएगा। 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा। और ये जो अलाउंसेस होगा 15% का, इन एडिशन टू नॉर्मल डेप और इन एडिशन टू एडिशनल डेप मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी एसेट ऐसी बताई गई थी कि जिन पर ये नहीं मिलेगा। तो अगर आपने कोई ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस से रिलेटेड अप्लायंसेस हैं, ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं, शिप, एयरक्राफ्ट है, कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि ऑलरेडी असेसी या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा यूज़ की जा चुकी है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो उन सभी केसेस में हमको ये वाले अलाउंसेस बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फिर हमने बात की थी, अब ये वाले प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप 5 साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो जितनी भी अलाउंसेस आपको मिले थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब आपके टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। एंड जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो सारा का सारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा ही होगा। कैपिटल गेन निकलेगा तो होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, ठीक है जी। ये बातें हमने की थी। इसके बाद मैंने आपको बोला था, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया और अगर इसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है और ये पेमेंट आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा की बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं की, तो फिर आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा। फिर ये सारे की पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, रिवीजन में भी टैकल कर लिए। आ जाइए क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन है XYZ लिमिटेड कमेंस its business of manufacturing of polythene bags in notified backward district। वाह भाई वाह मैम, नाम से ही पता लग रहा है हमको कि इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस तो मिल जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई है XYZ लिमिटेड ने और नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में लगाई है। ठीक है जी, तेलंगाना के नोटिफाइड एरिया में लगाई है और 2015 के बाद लगाई है। मजा ही आ गया, अब तो पक्का पक्का पता लग गया 15% का अलाउंसेस तो इसको मिलेगा। इट परचेज द फॉलोइंग असेट, इसने इतनी इतनी एसेट्स को परचेज किया। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या। न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/8/2018 वर्थ 150 करोड़। 150 करोड़ की इसने मशीन परचेज की है। ओके मैम। इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ 10 करोड़, इसने सेकेंड हैंड मशीनरी को इम्पोर्ट किया है। क्या किया है? इम्पोर्ट किया है। ओके मैम। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 5 करोड़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2018, इसने ऑफिस इक्विपमेंट भी लिए हैं। ऑफिस इक्विपमेंट में इसने 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ओ माय गॉड, इतनी सारी इसने इन्वेस्टमेंट करी है। बात समझ आई कि नहीं आई जी मैम? हमको तो बात पक्की पक्की समझ आ रही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर इन ऑफिस ऑफ 7 करोड़ ऑन 3 अगस्त 2018, ये इनकी इन्वेस्टमेंट आपको मिल चुकी है। फिर क्या लिखा है? ऑल द अबव मेंशन असेट्स वर इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन 20/9/2018। ओके, इंस्टॉल्ड भी हो गई, पुट टू यूज भी होना शुरू हो गया। फर्दर न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 30 करोड़ वॉज परचेज एंड पुट टू यूज इन 3/6/2019। फर्दर इन्होंने नेक्स्ट ईयर में जाके एक और एसेट को परचेज कर लिया। कंप्यूट द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 32A। 32A में इसको कितनी डिडक्शन मिलेगी वो ये कैलकुलेट कराने के लिए आप सबको बोल रहा है। चलिए जी, अब सुनते हैं इस क्वेश्चन में आंसर कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात आपसे पूछिए कि क्या बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी 32AD में। और आप सब जानते हो जितनी भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी
एक्वायर करके इंस्टॉल्ड की गई होंगी उसके अमाउंट का 15% का डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए आ जाइए, कितनी कितनी परचेज की थी देख लेते हैं। मैम एक तो इन्होंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 150 करोड़। सभी मैसेज कीजिए और बताइए क्या इस पर 15% का डिडक्शन मिलेगा? जी मैम बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड, वर्ड देखो सेकेंड हैंड, क्या डिडक्शन मिलेगा? नो मैम कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑफिस इक्विपमेंट, कोई डिडक्शन मिलेगा क्या 32AD का? नो मैम कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर इन ऑफिस, डिडक्शन मिलेगा क्या? नो मैम कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलेगी? 150 करोड़ पर। आंसर नीचे लिखा हुआ है, आ जाइए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD 15% किस पर मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ पर, जो कि आएगी 22.50 CR। चलो अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दिया, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी बट मैंने कर दिया। मैंने इसमें डेप्रिसिएशन भी निकाल के दिखाया। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? नॉर्मल एडिशनल दोनों की बातें करेंगे। आप सब आ जाइए क्वेश्चन में। देखिए परचेज पहले किया 150 का, आप सब जानते हो उस 150 करोड़ में से मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के पैसे को नहीं घटाऊंगी। ये जो मेरा 22.50 CR निकला है उसको मैं माइनस नहीं करूंगी। तो यानी कि 150 करोड़ की मैंने परचेज की, और मैंने क्या परचेज किया? 10 करोड़ का और परचेज किया, और मैंने क्या परचेज किया है? और बताइए मैम, और आपने परचेज किया था 5 करोड़ का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, और बताइए क्या परचेज किया था मैम? 7 करोड़ का आपने परचेज किया था कंप्यूटर। क्या परचेज किया था? कंप्यूटर। ठीक है जी, तो टोटल परचेज कितनी की हो गई बताइए मैम? 150, 160 और 165। मैम 165 तो यही आ गया, 150, 10, 160 और 5, और आपने 7 का और परचेज किया था। तो ध्यान से देखो, ये जो 150 वाली परचेज है ये मैंने 18-19 में की है, ये भी 18-19 में की है, ये भी 18-19 में की है, बट ये 7 करोड़ की परचेज 19-20 में की है। तो ये इस ईयर तो काम की नहीं है, नेक्स्ट ईयर में परचेज किया है, नेक्स्ट ईयर में डैप मिलेगा। ठीक है जी, तो अभी इस साल की बात कर रहे हैं तो कितने पे डैप मिलेगा मैम? 165 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। चलिए आ जाइए, 165 ले लिया मैंने यहाँ पर, 165 पर डैप लगाया 15%, क्योंकि ये ब्लॉक कितने वाला है? 15% वाला प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक होता है। आप सब जानते हो प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट 15% होता है। एडिशनल डैप 35 मिलेगा। बैकवर्ड एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, तो 165 मैंने 15 लगाया, ये आया, टोटल इतना आया। अब WDV कितनी निकल के आ गई? 87.750। ये था 18-19 प्रीवियस ईयर। अब बात करते हैं 19-20 की। अब बात करते हैं 19-20 की। 19-20 में आ जाइए, 19-20 प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21। चलिए, तो यहाँ पर आपका WDV कितना निकला था? 87.750। यही यहाँ का ओपनिंग WDV बन जाएगा। ऐड करेंगे परचेज को ऐड करो कि ड्यूरिंग द ईयर और कितना परचेजेस इन्होंने किया है। आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चंस को और बताइए कि इन्होंने और कितना परचेजेस किया है। फटाफट से देखिए, बताइए मैम। इन्होंने जो परचेज किया है वो, एक तो परचेज इनका 7 करोड़ था। 7 करोड़ इनका कब है? पहले देखो, कंप्यूटर इन ऑफिस ऑफ 7 करोड़, ये 3, इसको 19 करो, इसको 19 कर लो। ठीक है जी, जी मैम। और ये जो है कंप्यूटर इन ऑफिस, ये कौन से वाले कैटेगरी में जाएगा मैम? ये 4% की कैटेगरी में जाएगा, 40% डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, इसके लिए अलग ब्लॉक बनेगा, अलग ब्लॉक में होगा। अलग ब्लॉक में जाके 7 करोड़ पर आप डैप और एडिशनल डैप दोनों निकाल दीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ जो ब्लॉक हमारा चल रहा है 15% का। 15% में इन्होंने कितना परचेज किया बताइए मैम? मैम इन्होंने कितना परचेज किया है बताइए। चलिए 15% वाला, 15% में इन्होंने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 30 करोड़ रुपए की, जो कि इन्होंने परचेज की थी इस दिन और पुट टू यूज किया है इस दिन। ठीक है जी मैम। तो ये जो इन्होंने परचेज एंड पुट टू यूज किया है, ये जो इन्होंने परचेज एंड पुट टू यूज किया है, इसके ऊपर बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। इंस्टॉल्ड बट पुट टू यूज ऑन दिस further new plant and machinery of 30 करोड़ was purchased and put to use in this। ये ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वेट कीजिए मैं इसे सही कर दूं। नहीं जी, कोई एरर नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही है। वो ना ही थोड़ा पेन चल गया, इसे रब कर देते हैं, फिर हमें क्लियर कट नजर आएगा। कोई एरर नहीं है, मैंने देख लिया क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है।
देखो ये जितनी भी ऊपर हमें एसिड्स दी गई थी, ये सभी एसिड्स इस डेट तक पुट टू यूज हो गई थी। उसके बाद हमने एक न्यू एसेट खरीदी जो कि 30 करोड़ की खरीदी, और 30 करोड़ की एसेट परचेज की गई है नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि 1920 में इस एसेट्स को परचेज करके यूज किया गया है। तो इस वाली परचेज पर 30 करोड़ पर क्या हमको इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा नेक्स्ट ईयर में? जी मैम बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस भी मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो भी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलेगा एट रेट 15% ऑन 30 करोड़। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके आपका 4.50 CR। ये तो मिलेगा ही मिलेगा इस वाले न्यू ईयर में। और क्या मिलेगा? ये जो आपने ओपनिंग WDV आ रही है, इसमें 30 करोड़ आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपको एडिशनल डेप और नॉर्मल डेप की बात भी आएगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे। ओपनिंग WDV लिया, इसमें ऐड की मैंने परचेज 30 की, ठीक है जी, टोटल आ गया इतना। अब ये टोटल WDV आ गई, टोटल WGDV जो भी निकल के आती है उस पर हमें क्या मिल जाता है? नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है बताओ फिर से पूरी वैल्यू पर मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ पर मिलेगा? मैम सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ पर मिलेगा। आप ही ने बताया था कि एडिशनल डेप्रीशिएशन एक ही बार होता है, पहली वाली फिगर पर एक बार मिल गया, अब इस पर फिर से एक बार मिल जाएगा, इसका भी काम तमाम हो गया। चलिए तो टोटल डेप निकल के आ गया। अब अलग से एक और ब्लॉक बनाना 40% वाला, वहां पर जो भी कंप्यूटर की वैल्यू उस पर 40% का डेप लगा देना, बात खत्म। एक और क्वेश्चन है आप सबके सामने, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और हम आगे वाले टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ाती हूँ फिर आंसर करेंगे। X Limited set up a manufacturing unit in notified backward areas। कोई X लिमिटेड है, इन्होंने कोई यूनिट लगाई, कहाँ पर लगाई है? बैकवर्ड एरिया में लगाई है, बैकवर्ड एरिया ऑफ तेलंगाना, ठीक है जी मैम। इफ इट इन्वेस्टेड 30 करोड़ इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/6/2019। फर्दर इट इन्वेस्टेड 25 करोड़ इन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/11/2019, out of which 5 crore was second hand plant and machinery. Compute the depreciation allowable under section 32. Is X Limited entitled for any purpose of benefit in respect of such investment allowances? If so, what is the benefit available? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम इसी इलस्ट्रेशन जैसा है जैसा मैं आपको करा चुकी हूँ, बिल्कुल सेम है, बस डेट का डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। इन्होंने कहा सॉल्व कीजिए, फिर इन्होंने कहा कि आपका आंसर चेंज होगा अगर एक्सेंट कंपनी कोई फर्म हो इंस्टीड ऑफ कंपनी। अब जो X लिमिटेड है वो कंपनी नहीं है, मान लो X कोई फर्म है, वो जाके अंडरटेकिंग लगा रही है, क्या आंसर डिफर हो जाएगा? नो मैम, आंसर सेम रहेगा। आप कितनी बार तो बोल चुके हो, एसएससी कोई भी हो, अलाउंसेस का रिजर्व तो मिलेगा, अलाउंसेस का इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट तो मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप सब होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस कर चुकी हूँ, बिल्कुल सेम है। ओके मैम, ये नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं पूरे बढ़िया तरीके से, ठीक है जी मैम। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस की अब हम बात करेंगे। पहले माइंड मेकअप करूंगी क्या होता है, क्या डिडक्शन की बातें हो रही हैं, कैसे क्या होगा इसमें, उसके बाद हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है जी मैम। चलो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस पढ़ेंगे, कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप ऐसे 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 बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऐसे ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पशन, बहुत ही बढ़िया डिडक्शन देने की बात कही है। लेकिन वो डिडक्शन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो कि यहाँ पर बताए गए होंगे, सेक्शन नंबर 35 AD के अंदर आपको बताए गए होंगे। किसके अंदर बताए गए होंगे? 35 AD एक स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन है। इस स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस आपको बताए गए हैं सेक्शन के अंदर, उन्हीं में सिर्फ और सिर्फ आपको डिडक्शन मिलेगी।
तो वो डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो डिडक्शन, सबसे मज़ेदार वाली बात तो यही है कि ये बता दूं कि डिडक्शन कितनी मिलेगी, दिल खुश हो जाएगा। 100% डिडक्शन मिलेगी जी, 100%, ना कम ना ज़्यादा, पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा आपको एज अ डिडक्शन। ओके मैम, अब हमको बात समझ आई। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे इन स्पेसिफाइड बिजनेस के रिस्पेक्ट में, इन स्पेसिफाइड बिजनेस के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 35 AD बोलता है कि 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही अलाउ करेगा क्या 35 AD? यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किए जाएंगे क्या? रेवेन्यू भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन रेवेन्यू अपना 35 AD में अलाउ नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू के तो आप सब जानते हो 30 to 37 के सेक्शन होते हैं, उन्हीं के अंदर ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन 35 AD स्पेसिफिकली किसकी बातें करेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलाउड होने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको रेवेन्यू अलाउ नहीं होगा, रेवेन्यू तो इनको वैसे ही 100% अलाउ हो जाता है P&L अकाउंट में। ठीक है मैम, चलिए आइए पढ़ते हैं। In case of certain specified business, the assessee shall allow to deduct 100% even the capital expenditure to the profit and loss account. Capital expenditure भी profit and loss account में से माइनस करेंगे। आइए important note देखिए, revenue expenditure will also be allowed as 100% deduction under section 30 to 37 and not under section 35 AD। क्या revenue अलाउ होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन 35 AD में अलाउ नहीं होगा, वो अपने प्रीवियस सेक्शंस होते हैं उन्हीं के थ्रू अलाउ हो जाएगा। कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होने की बात बोली गई है 35 AD में? आइए पढ़ते हैं वो कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। इनके नेम्स आप याद रखना, इन स्पेसिफाइड नेम्स बिजनेस के नेम्स आप याद रखिएगा। सेटिंग अप एन, नेचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस सुनिए, सेटिंग अप एन ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस कर रहे हो। कोल्ड चेन फैसिलिटी आप सबको पता है, जहां पर हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसमें वेजीज, फ्रूट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो सब कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? जी मैम, स्टोर तो किया जाता है उन सबको। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप कोल्ड चेन फैसिलिटी दे रहे हो, तो उस केस में आपने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको 100% अलाउ हो जाएगी। इसमें बोला क्या है, अगर आप बिजनेस 1/4/2009 के बाद स्टार्ट करते हो तो, ये डेट मत याद रखिएगा, इतना डिटेल में डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये सेक्शन इस दिन इफेक्ट में आया था, इसलिए इसी दिन से ही आपको ये वाली डिडक्शन अलाउ की जा रही है। नेक्स्ट बिजनेस क्या है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वेयर हाउसेज में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही स्टोरेज किया जा रहा है, तो उस वेयर हाउसिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो पूरा का पूरा 100% आपको अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग मतलब कि किसी को बिल्ड करना, किसी बिल्डिंग को बिल्ड करना एंड उसको चलाना। Anywhere in India, a hospital with at least 100 beds for patients। ये बोल रहे हैं कि आपने कोई हॉस्पिटल बिल्ड किया और उस हॉस्पिटल को आप ऑपरेट कर रहे हो, और ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 बेड्स हो। अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें 100 बेड्स हैं, आपने बनाया है, बनाना ही नहीं, आप उसको ऑपरेट भी कर रहे हो, बीच में एंड वर्ड है, तो उस केस में भी आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट, developing and building a housing project under a scheme for affordable housing framed by a central government or a state government। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, और ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम के तहत आप ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जितना भी एक्सपेंडिचर आपका लगेगा कैपिटल नेचर का वो आपको 100% अलाउ हो जाएगा। मैं बार बार कैपेक्स 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 बोल रही हूँ, इसका मतलब रेवेन्यू भी अलाउ होगा, बट वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं अलाउ होगा, पर अलाउ तो होगा।
प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ये जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, खाद वगैरह होती हैं, इसका प्रोडक्शन आप कर रहे हो। इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट, जिससे एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़े। आप कोई फर्टिलाइजर वगैरह इंक्लूडिंग एनी अदर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़े, प्रोडक्शन, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हो, तब भी आपको 100% कैपेक्स अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेसेस चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल pipeline network for distribution including storage facility being an integral part of such network। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी पाइपलाइन बिछा रहे हो जिससे कि क्रूड, जो आपका क्रूड ऑयल होता है, जो भी आपकी नेचुरल गैसेस होती हैं, उनके स्टोरेज को कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह उनको इजीली भेज सकते हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो बेसिकली क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइंस के लिए आप अपना बिजनेस खोल रहे हो, तो उन पाइपलाइंस में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको 100% अलाउ हो जाएगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, आप एक होटल बना रहे हो जो कि 2 स्टार और अबव कैटेगरी का हो, और जो कि आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे कि मैंने जो होटल बनाया है 2 स्टार का। ये स्टार की कैटेगरी देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासीफाई करती है कि कौन सा होटल को कौन से वाला स्टार दिया जाना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो आपका होटल है, जो आपने बनाया है, वो 2 स्टार और या उससे ज़्यादा की कैटेगरी में फॉल करता है, तो उस केस में आपने उस होटल को बनाने में, उसको बनाने के साथ साथ उसको चलाना भी होगा आपको। जो भी खर्चा किया है वो 100% अलाउ हो जाएगा। मैम यहाँ पर क्या वर्ड है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। जी हाँ, मतलब होटल बनाना ही इनफ नहीं है, होटल बना के आपको उसको ऑपरेट भी करना है। जैसे कि अभी हमने कहाँ पर पढ़ा था, हॉस्पिटल में क्या था कि आपको बना के उसको ऑपरेट भी करना है, तभी आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं। बट मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी आगे जाके होटल के केस में, पर अभी बता देती हूँ, सुन लो ताकि लिंकेज हो जाएगी। एक सर्कुलर आया थोड़े टाइम बाद, और उस सर्कुलर में क्लियर कट लिख के आ गया कि अगर आप होटल को बनाते हो और बनाने के बाद आप उसको ऑपरेट करने के लिए किसी और को आउटसोर्स कर देते हो। अब जरूरी नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी का ये फिनोमेना है, हमारी इकोनॉमी में ऐसा होता है, होटल्स जनरली बनाता कोई और है और उनको आउटसोर्स किसी और को वो करते रहते हैं चलाने के लिए। अब एक पर्सन सारे काम तो नहीं कर सकता है, तो लॉ मेकर ने बाद में सर्कुलर इशू किया, ये बात ध्यान में रखते हुए कि तो इंडिया का नॉर्मल कल्चर है कि होटल बनाता कोई और है, चलाता कोई और है, हालांकि बनाने वाले आउटसोर्स कर देते हैं किसी और को चलाने के लिए। तो उस केस में आप बना रहे हो बट आप चला नहीं रहे हो, आपके बिहाफ पर कोई और चला रहा है, तब भी आपको 100% कैपेक्स अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, developing and building a housing project under a scheme for slum redevelopment or rehabilitation फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम फ्रेम की गई है, रिहैबिलाइजेशन की स्कीम, स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम फ्रेम की गई है। इस स्कीम के तहत आप हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो उस केस में भी आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, बताइए जी मैम, अब बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको कस्टम के बारे में थोड़ा सा हिंट देती थी, हालांकि कस्टम में डिटेल में बताया जाएगा कि होता क्या है कि इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाया जाता है, फ्रेट स्टेशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये कस्टम पोर्ट है, ये क्या है, कस्टम पोर्ट है। अब ये कस्टम पोर्ट पर ही सारा सामान लेके हर कोई का जो भी मतलब का जो सामान है वो जिस व्हीकल के थ्रू आ रहा है, वो सब व्हीकल इस पर ही थोड़ी ना आ जाएंगे डायरेक्ट। जगह जगह क्या होता है कि ना वो बनाए जाते हैं, ड्राई पोर्ट बना दिया जाता है, कहीं पे इनलैंड कंटेनर डिपोट बना दिया जाता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाए जाते हैं। हालांकि पूरा एक ही एरिया होता है पर थोड़ी सी दूरी पर बनाए जाते हैं, सो दैट कोई एम्प्टी कंटेनर है यहाँ पर रखा जाए, कोई भी बाहर से व्हीकल आ रहा है यहाँ पर अपनी अनलोडिंग कर ले, कोई भी चीज़ यहाँ से आई यहाँ पर अनलोड हो गई, फिर ये यहाँ से लेके निकल गए। तो कस्टम पोर्ट के साथ ही ये अलग अलग उनसे थोड़ी सी दूरी पर इनलैंड कंटेनर डिपोट एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाए जाते हैं, कस्टम एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। तो आप ये इनलैंड कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशन बना रहे हो, तो उस केस में भी आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है कैपेक्स नेचर का, आपको 100% अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगर आपका जो बिजनेस है उसमें आप हनी एंड बीसविक्स दोनों एक ही चीज होती है, दोनों ही मधुमक्खी से बनाया जाता है। हनी एंड बीसमिक्स आप बना रहे हो तो उस केस में भी आपको 100% एग्जाम्पशन मिलेगी। स्पेसिफाइड बिजनेस इन नेचर ऑफ सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर का आप स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसेस बना रहे हो तो उस केस में भी 100% एग्जाम्पशन है। स्लरी पाइपलाइन लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे आप आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उस केस में भी आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, Semiconductor wafer fabrication manufacturing unit lying and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing units। ये क्या बोल रहे हैं मैम, ये चीज पहले आप हमको समझाइए कि ये सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन ये सब क्या होता है, बेसिकली होता क्या है। ये जो बोल रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशंस होती है, देखिए इतना वर्ड हाईलाइट करती हूँ, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशंस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी सेमी कंडक्टर का प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप किसी इंटीग्रल पार्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे कि एलईडी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, सीपीयू का किया जा रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने क्या लगाई है, यूनिट लगाई है, तो उस केस में भी आपको 100% का कैपेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप रोड बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, रेल बना रहे हो, कोई हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज में लगे हुए हो, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई पोर्ट बना रहे हो, एयरपोर्ट लगा रहे हो, इनलैंड वाटर वे पोर्ट बना रहे हो, इनलैंड पार्ट और नेविगेशन चैनल वगैरह सी में डाल रहे हो, तो ये सभी बिजनेस पे भी आपको 100% का कैपेक्स मिलेगा। जैसे कि जो रोड बनाते हैं, टोल रोड बनाते हैं, रेल्स बनाते हैं, ये तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, अ हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हाईवे निकाला जाता है ना कहीं से कहीं तक, तो बीच में जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको हटाया जाता है, फिर वहां से हाईवे निकाला जाता है। तो आप कोई हाईवे बना रहे हो, आप रोड नहीं बना रहे, आप हाईवे बना रहे हो, तब भी आपको 100% का एग्जाम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, आप कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन। नेक्स्ट, आप कोई पोर्ट बना रहे हो, आप किसी सी के पास जाके वहां पर कोई पोर्ट बना रहे हो तो भी आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन 100%। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, 100% डिडक्शन है। इनलैंड वाटरवे बना रहे हो, इनलैंड वाटरवे बनाने में जो भी आपका खर्चा बना है, इनलैंड वाटरवे मतलब कि पानी के अंदर जाके कोई रास्ता वगैरह बना रहे हो, तब भी आपको 100% का मिलेगा, क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इनलैंड पार्ट बना रहे हो और नेविगेशन चैनल, समुद्र के अंदर आप नेविगेशन बिछा रहे हो, तब भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। अभी रिलायंस ने ये प्रोजेक्ट पास किया है, आप सबको पता है, रिलायंस इस टाइम सी के अंदर नेविगेशन चैनल्स बिछा रही है। इंडिया के अंदर रिलायंस एसी एक कंपनी है इकलौती जो कि नेविगेशन चैनल बिछाने का काम सी के अंदर कर रही है, तो उसको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड करोगे एट द टाइम ऑफ बिजनेस, तब तो आपको 100% मिलेगा, लेकिन होता है ना बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर आपने कोई कैपेक्स इनकर्ड कर दिया तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। और अलाउ कब होगा, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। आपने पहले से खर्चे किए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, पहले बिजनेस तो स्टार्ट हुआ नहीं बट आप खर्चे करे जा रहे हो, तो उस टाइम पर नहीं अलाउ हो रहा, लेकिन जिस दिन बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा उस दिन वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो वो भी आपको अलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 32 37। 35 AD में आपने कुछ स्पेसिफाइड नेचर के बिजनेसेस पढ़े। कैसे कैसे बिजनेस पढ़े, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा आपने, और आपने होटल्स के बारे में पढ़ा, हॉस्पिटल्स के बारे में आपने पढ़ा,
शुगर के स्टोरेज के वेयर हाउसेस के बारे में पढ़ा, फिर आपने फ्रेट स्टेशंस के बारे में पढ़ा, फिर आपने कंटेनर डिपोट के बारे में पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था कि अगर कोई पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं आयरन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन के बारे में पढ़ा, रोड हाईवेज और क्या था नेविगेशन इन सीज, एयरपोर्ट, एयरवेज वगैरह, इनलैंड वाटरवेज वगैरह के बारे में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इन सब केस में आपको कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। लेकिन कब आपको 35 AD की डिडक्शन देने से रोका जाएगा? अभी तो हमने पढ़ा कि सारे खर्चे अलाउ हैं, लेकिन क्या कुछ खर्चे देने से आपको रोका भी जाएगा? जी रोका जाएगा। अगर आपने कोई लैंड एक्विजिशन किया है तो लैंड एक्विजिशन की आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिमिलरली गुडविल की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एंड कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन 3 खर्चों की आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आपने ऊपर जितने भी बिजनेसेस हमने देखे उनमें कोई सा भी खर्चा करते हो, अगर वो खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा का है और वो खर्चा आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर रहे हो, तब भी आपको कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, condition to be satisfied in respect of a specified business in order to claim depreciation। आपको कंडीशन से स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि जो भी बिजनेसेस हमने पढ़े वो सब न्यू बिजनेस होने चाहिए, आप ही के बिजनेस होने चाहिए और न्यू बिजनेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पहले से एक बिजनेस था, उस बिजनेस को आपने स्प्लिट कर दिया। सपोज मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, मैं इसमें काम कर रही थी, मैंने कहा अरे वहाँ तो 100% डिडक्शन मिलती है, काम करते हैं ना अपनी कंपनी के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक कंपनी को न्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यू कंपनी बोलेंगे, जबकि ये है तो न्यू नहीं है, एक्चुअल में तो पुरानी कंपनी है, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बोल रहे हैं कि जो अबव बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मोreover it should not be set up by transfer of old plant and machinery। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्या किया? ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को उठा के एक जगह लेके गए और बोलते हैं आज से हम इस जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसको न्यू बिजनेस नहीं माना जाएगा। न्यू बिजनेस मतलब उसमें सारी प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ न्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या मैम 100% न्यू होना चाहिए क्या? नो, लॉ मेकर ने कहा 20% तक ओल्ड चल जाएगा, 80% आपका न्यू ही होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड मशीन अगर मैम हम इंपोर्ट कर लें तो सेकेंड हैंड मशीन अगर आप इंपोर्ट करोगे और आपके द्वारा यूज़ नहीं होनी चाहिए पर आपके अलावा किसी और पर्सन ने उसको आउटसाइड इंडिया में यूज़ किया है तो हम उस मशीन को नई मशीन मानेंगे। यहाँ पर स्टार लगा लो, ये कंडीशन पहली बार बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आज से पहले ऐसी कोई कंडीशन देखी तक नहीं, क्योंकि आज से पहले जो कंडीशन देखी थी उनमें क्या होता था, इंपोर्ट करोगे ना तो वो भी न्यू ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी यूज्ड सेकंड हैंड इंपोर्ट करोगे ना तब भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। प्लस एक कंडीशन और है कि 35 AD की डिडक्शन तभी मिलेगी जब अपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराया होगा। नेक्स्ट, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि होटल के केस में आप ऑपरेट कर रहे हो प्लस आप ही उनको आपने बिल्ड किया बट आप उनको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट। जब आपने कैपिटल एसेट परचेज की इस बिजनेस के लिए, जो स्पेसिफाइड नेचर के बिजनेस है, उन एसेट में आपने क्या किया, कैपिटल एसेट परचेज की, 100% डिडक्शन क्लेम की, फिर बेच दिया। लॉ मेकर बोलते हैं 8 साल से पहले बेच दिया ना तो हमने जितनी भी आपको डिडक्शन दी थी वो पूरी की पूरी डिडक्शन हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। पढ़ो, एनी असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिडक्शन इज क्लेम्ड और अलाउड शैल बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट। जिस ईयर में आपने असेट को परचेज किया, यूज किया, वहाँ से लेके 8 साल तक वो असेट आपको एटलीस्ट रखनी है बिजनेस में। अगर आपने 8 साल से पहले एसेट को बेच दिया या फिर अदर पर्पस के लिए यूज कर लिया तब क्या होगा, चलो सुनो। सबसे पहले केस करते हैं कि 8 ईयर से पहले आपने एसेट को यूज कर लिया अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं यूज कर रहे, निकाल के ले गए, और नॉर्मल बिजनेस में यूज कर रहे हो और 8 साल अभी उसको पूरे हुए भी नहीं थे।
If such asset is used for any purpose other than the specified business during the period of 8 years otherwise than mention in ये बोल रहे हैं कि कोई एसेट थी, आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेज की, ठीक है जी, उसके बाद स्पेसिफाइड बिजनेस में से आपने निकाल ली और आप उसको अदर बिजनेस में यूज करने लगे। 8 साल अभी पूरे हुए भी नहीं थे, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो कि आपको मिला हुआ था उस एसेट के रिस्पेक्ट में, जितना भी आपने डिडक्शन ली थी उस एसेट के रिस्पेक्ट में, वो डिडक्शन आपकी क्या हो जानी चाहिए बताइए मुझे मैम? विड्रॉ हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? जी हो जानी चाहिए। तो लॉ मेकर ने देखिए इस प्रोविजन को यहाँ पर क्या लिखा, अभी मैंने पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगी, पहले समझो कि लॉ मेकर ने क्या लिखा है। मेरे वर्ड्स में समझोगे फिर यहाँ समझ आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कोई असेट परचेज की, ठीक है जी, आपने कोई असेट परचेज की, वो एसेट थी 5 लाख रुपए की। कितने की थी? 5 लाख रुपए की। जब आपने एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेज किया तो 5 लाख रुपए का आपको क्या मिल गया मैम? डिडक्शन मिल गया, पूरा का पूरा, जी हाँ। लेकिन आपने क्या किया, 8 साल से पहले इस एसेट को लेकर के नॉर्मल बिजनेस में ले गए। कहाँ पर ले गए? नॉर्मल बिजनेस में। अब लॉ मेकर बोल रहे हैं कि जब आप नॉर्मल बिजनेस में ले गए तो नॉर्मल बिजनेस में ले जाने के बाद आपको क्या मिलता? डेप्रिसिएशन मिलता कि नहीं बताइए? यस मैम, डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल मिलता। अगर हम एसेट को स्पेसिफाइड एसेट की कैटेगरी में ना लेके जाते, नॉन स्पेसिफाइड में ले जाते, तब भी हम डेप्रिसिएशन क्लेम करने के तो हकदार थे। बिल्कुल मैम आप सही बोल रहे हो, हमको डेप्रिसिएशन मिलता। तो लॉ मेकर ने कहा कि जितना डेप्रिसिएशन आपको मिलता उतना डेप्रिसिएशन हम आपको देंगे, लेकिन जो आपने झूठ बोल के पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली थी हमसे 100%, वो डिडक्शन पूरी अब आपको नहीं मिलेगी। जितना डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था उतना उस डिडक्शन में से आप माइनस कर लीजिए। रिमेनिंग बैलेंसिंग अमाउंट जितना अभी बचेगा वो पूरा का पूरा आपकी इनकम बना दिया जाएगा। देखिए पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा, कि जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर चुके हो उसमें से रिड्यूस्ड कर दीजिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 632 एज इफ नो डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD। आप मान लीजिए कि अगर आपको एसेट में से अगर आप नॉन स्पेसिफाइड में लेके जाते तो आपको क्या मिलता है? डैप मिलता। उस डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दीजिए टोटल डिडक्शन जो आप क्लेम कर चुके हो। सपोज डिडक्शन आपने कितनी की क्लेम की थी? 5 लाख की, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाते तो कितना बनता? 1 लाख का। तो 4 लाख रुपए आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। अब बात समझ आई कि नहीं? जी मैम अब हमको बात समझ आई। नेक्स्ट, आपने एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं किया, आपने एसेट को सेल कर दिया। आपने एसेट का क्या किया मैम? हमने एसेट को सेल कर दिया। इफ एनी कैपिटल एसेट विच वाज डेबिटेड विच वाज अलाउड, ऐसी कैपिटल एसेट जो कि 5 लाख रुपए की थी आपको पूरी की पूरी अलाउ की गई कि नहीं? जी मैम। लेकिन आपने उसको सोल्ड कर दिया और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, तो जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? PGBP में आपकी इनकम। ये बात बिल्कुल स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ाई थी। आ जाइए एक बार दिखा देती हूँ, पेज नंबर आ जाइए आप सभी, पेज नंबर 2 पर। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन पढ़ाती थी, पर मैं बोल देती थी कि डिटेल में बाद में बताऊंगी। पॉइंट नंबर बता दीजिए मैम। ये रहा पॉइंट नंबर है हमारा 9। अगर ऐसी कोई असेट है अदर देन गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप सब जानते हो वहां पर गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन अदर एसेट पे 35 AD में 100% डिडक्शन मिल जाती है। 5 लाख की आप एसेट बिजनेस में लेके आए, आपने 5 लाख की डिडक्शन पूरी की पूरी ले ली, पर आपने इस एसेट को 8 साल से पहले बेच दिया। तो लॉ मेकर बोलते हैं कि जब ये एसेट आपने बेच दी ना, तो जितने रुपए की बेची ना वो पूरा का पूरा अमाउंट PGBP में क्या बना दो? इनकम बना दो। तो यही बात मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, बट ये बात अब सेक्शन नंबर 35 AD के अंदर भी खुद से लिखी हुई है। जी मैम लिखी हुई है। आ जाइए वापस आ जाइए पेज नंबर 42 पर। चलिए नेक्स्ट,
ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, पर आपके काम की जितनी बात है उतनी पहले बताती हूँ। डबल डिडक्शन इज नॉट परमिटेड। अगर किसी भी असेट पर आपने 35 एडी की डिडक्शन ले ली, आपने 35 एडी की डिडक्शन ले ली, तो अब आप उस पर ना तो डैप लोगे ना ही एडिशनल डैप लोगे। अब आपको उस पर और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सबको याद होगा जब मैं पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा रही थी, डैप, एडिशनल डैप, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, वहां पर एक एक पॉइंट जरूर पढ़ाती थी जिसमें लिखा था अगर कोई ऐसी असेट जिस पर 35 एडी क्लेम कर लिया है या पीजीवीपी के किसी भी सेक्शन में जाके 100% रिडक्शन क्लेम कर ली है, तो उस असेट पर आपको डैप, एडिशनल डैप, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पर लिख दी कि अगर आपने 35 एडी क्लेम कर रहे हो तो अब कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आई होप अब आपको बढ़िया से बात समझ आई हो। तो यहाँ पर लिखा है कि अब आपको कोई भी डिडक्शन डेप्रिसिएशन की नहीं मिलेगी। कुछ एडिशनल डिडक्शंस भी हैं 10AA वाली और चैप्टर 6AA वाली, ये भी आपको नहीं मिलेंगी। चैप्टर 6 और 10A में कुछ डिडक्शंस हम पढ़ेंगे, 80s की सीरीज की पढ़ेंगे, 10A की डिडक्शंस पढ़ेंगे, ये सब डिडक्शंस अब आपको नहीं मिलेंगी। चलिए, अब आप स्पेसिफाइड बिजनेस तो कर रहे हो और सपोज करो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हो जाए, फिर क्या करोगे? कल की क्लास में बताया था ना कि जब लॉस होता है तो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कल की क्लास में बताया था। अगर आपको कोई लॉस हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस से तो क्या होगा? ये जो लॉस है, ये लॉस आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो अनदर एनी बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। यानी कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस से आपका लॉस आ गया। मान लो आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस कर रहे हो, कोल्ड चेन फैसिलिटी के बिजनेस से आपको क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। कोल्ड चेन फैसिलिटी के बिजनेस से आपको लॉस आ गया 2 लाख रुपए का। ठीक है जी, जी मैम। अनदर आप वेयर हाउसिंग का बिजनेस कर रहे हो, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर का, और वहां पर आपको प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपए का जो लॉस आपको आया है स्पेसिफाइड बिजनेस से, इस लॉस को आप अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर देना। यानी कि अनदर बिजनेस से कितने की इनकम है? 5 की। तो 2 लाख का सेट ऑफ करके अब आपको कितनी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा बताइए मैम? 3 लाख रुपए पर। तो लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड से ही सेट ऑफ होगा, नॉन स्पेसिफाइड से सेट ऑफ नहीं होगा। एंड कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर अनलिमिटेड पीरियड। मैम ये सपोज बताइए हमें ये चीज और कि ये जो हम लॉस को 2 लाख रुपए का अगर हम अनदर बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे क्या? जी हाँ, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर में अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट हो जाए या सेम बिजनेस से प्रॉफिट हो जाए तब सेट ऑफ कर लीजिए। तब भी ना हो तो फिर से कैरी फॉरवर्ड कर जाना। मैम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करते रहे? अनलिमिटेड पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड करो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, in the subsequent years also the loss can be set off only from income of specified business। आप कैरी फॉरवर्ड करके सब्सिक्वेंट ईयर में लेके गए तो सब्सिक्वेंट ईयर में ले जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आप उस लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ करोगे, किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात समझ आई। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। On April 1st, 2019, X Limited commences the operation of warehousing facility in Himachal Pradesh for storage of agriculture produce। ठीक है जी, स्पेसिफाइड बिजनेस है या नहीं पहले तो ये बताओ। जी मैम, स्पेसिफाइड बिजनेस है क्योंकि वेयर हाउसिंग की जा रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। 1/4/2019 से ये काम किया जा रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको दे दी। इन्होंने कहा कि काम को स्टार्ट करने से पहले यानी कि बिजनेस को कमेंस होने से पहले ये खर्चे किया गया। क्या क्या खर्चा किया? परचेज ऑफ लैंड फॉर वेयर हाउसिंग, एक लैंड खरीदा। आप सब जानते हो लैंड का खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट किया, 100% डिडक्शन मिलेगी। परचेज ऑफ नो हाउ फॉर वेयर हाउस, बताइए
मैसेज कीजिए डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? जी मैम 100% डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि नो हाउ परचेज किया है, गुडविल नहीं, गुडविल होता तो नहीं मिलती। स्टाफ सैलरी 100% डिडक्शन रेवेन्यू खर्चा होगा, जी मैम मिलेगी। दीज एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड ऑन March 31, 2019, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर इतने 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 खर्चे और भी किए गए, क्या क्या किए गए, चलिए आइए देखिए। अब बिजनेस कमेंस हो गया, बिजनेस कमेंस हो जाने के बाद के खर्चे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, बताइए डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी मैम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस की जो डिडक्शन मिलेगी। परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि इंडिया से इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है पर ओल्ड किया है, ठीक है जी। फिर इन्होंने परचेज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ओल्ड परचेज कर सकते हैं तो डिडक्शन मिलती है क्या नहीं, यह बताइए? जी मैम इम्पोर्ट है, ओल्ड है, 100% डिडक्शन। ये वाला पॉइंट अभी रुक जाइए, अभी समझाऊंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया, 100% डिडक्शन है कि नहीं? जी मैम है। फिर इन्होंने कहा कि आपने ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया से परचेज किया, अगर ये टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% के अंडर में कवर हो जाएगा तब तो ये माना जाएगा कि ये न्यू है और इस पर भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। बट ये 20% से ज़्यादा होगा तो फिर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए बात समझ आई कि नहीं? जी आ गई मैम। परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पता ही मिल जाएगी। गुडविल पर कोई भी एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्होंने आपको बताया कि इनको वेयर हाउसिंग के यूनिट से इतना तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें इतना डेप्रिसिएशन का खर्चा इन्होंने माइनस किया बिल्डिंग पर, इतना डेप्रिसिएशन का खर्चा इन्होंने मशीन पर माइनस किया, इतना इन्होंने नो हाउ पर भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का खर्चा माइनस कर रखा है। अदर ऑपरेटिंग खर्चे भी इन्होंने माइनस कर रखे हैं। डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्होंने P&L अकाउंट से माइनस कर रखी है। और ये नेट प्रॉफिट है, आप सब जानते हो ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है ये शुद्ध नहीं होता, इसमें हमें क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए। कोई बात नहीं है मैम। आगे देखते हैं कि इन्होंने आपको क्या बताया है। आउट ऑफ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं ये वाले 40,000 मेड इन कैश, 40,000 के खर्चे कैश में किए हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक सेक्शन आपको पढ़ाऊंगी 48 करके, उसमें आपको बताऊंगी कि 40,000 रुपए का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। इवन 10,000 से ज्यादा का खर्चा कैश में करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का है, स्टिल डिसअलाउ हो जाएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37। अदर एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे और बताया है कि ये डिडक्टेबल है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 ऑन द अजम्पशन दैट एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये स्पेसिफाइड बिजनेस तो मिस्टर एक्स का है सो है, इनके पास कुछ अदर इनकम भी आ रही है। कहाँ कहाँ से आ रही है? आ जाइए देखते हैं। इनके पास आ रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कमीशन एजेंसी, कमीशन एजेंसी का बिजनेस चला रहे हैं ये, जो कि इनकी अदर सोर्स की इनकम आ रही है। और इनको कोई डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी से जो कि इनका 50,000 का है। अदर सोर्स में एक तो ये बिजनेस चला रहे हैं, इनका ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, और दूसरा इनको डिविडेंड मिल रहा है, ये अदर सोर्स में जाएगा। डिविडेंड कोई बिजनेस की इनकम नहीं होती, बिजनेस से नहीं जो अर्न हो रहा, ये तो इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, वहां से इनको डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। तो बेसिकली ये इनका इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो ये अदर सोर्स की इनकम है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। चलिए इन्होंने बेसिकली आपको क्या बोला है कि टैक्स आप निकालो कि टैक्सेबल इनकम क्या है मिस्टर एक्स की। चलिए आ जाइए, सॉल्व है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ सॉल्व कर रखा है, आप सबको समझ आएगा। जो भी एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट इनकर किए गए हैं, आप सब जानते हो स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में प्रायर टू कमेंसमेंट वाले खर्चे भी 100% अलाउ हो जाते हैं, लेकिन लैंड का खर्चा अलाउ नहीं होता। तो लैंड का खर्चा तो मैंने नील कर दिया क्योंकि लैंड पर 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो आपको अलाउ हो जाएगा। नो हाउसेस को जो आपने परचेज किया था वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। देखिए अभी अभी ऊपर लिखवाया था, लैंड नहीं होगा, वेयर हाउस अलाउ हो जाएगा, नो हाउ अलाउ हो जाएगा, स्टाफ की सैलरी अलाउ हो जाएगी। आ जाइए नीचे,
आ जाइए आप सभी, देखिए स्टाफ की सैलरी भी इनकी अलाउ हो गई। ये तो एक्सपेंसेस वो थे जो कि ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही इनकर हो गए। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, 35 AD में कितने खर्चे अलाउ होंगे। तो उसके बाद ऐसे खर्चे देखो जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हो, ड्यूरिंग द ईयर हुए हो मतलब कि वेयर हाउस के कंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने मशीन परचेज की, और ये जो मशीन है, टोटल मशीन देखो कितने की है। टोटल मशीन जो हुई ये कितने की हुई, 4 और 2 6, 6 और 9 बताइए कितना होगा, 9 और 1 10 मैम 15। 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख कीजिए कितना आएगा। मैम 13 अप्रॉक्सीमेट आएगा। दैट मीन्स ये 20% से तो कम है। जी मैम ये 20% से कम है, यानी कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी टोटल का 20% से तो कम ही आया है कि नहीं आया है बताइए। का मतलब ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। जी मैम ये खर्चा तो हमको अलाउ हो जाएगा, सारी की सारी मशीनरी अब आपको अलाउ हो जाएंगी। अब टोटल अमाउंट आपका निकल के आ गया 35 AD में आपको कितनी अलाउंसेस मिलेगी। आपने क्या किया, सबसे पहले जो भी खर्चे आपने इनकर्ड किए थे बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले उन सबको एग्रीगेट किया, ड्यूरिंग द ईयर हुए उन सबको एग्रीगेट किया। ये सारे के सारे खर्चे आपको 100% अलाउ हो जाएंगे। जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आप इनको अलाउ करा लीजिएगा। आइए फिर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हमने क्या क्या करा। अभी तक हमने ये जितने भी खर्चे ऊपर दिए गए थे ये वाले, इन सभी खर्चों में से इतना निकाल लिया कि कितनी इनको छूट मिल जाएगी, कितनी इनको अलाउंसेस मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 53,49,000। आइए इस प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें कंपनी की क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है लिख लो यहाँ पर। कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है 53,49,000। मैंने आपको बताया था ये अशुद्ध होता है, इसको शुद्ध बनाने के लिए एडजस्टमेंट डालते हैं। आइए देखते हैं ये जो नेट प्रॉफिट हमने लिया है इसमें से कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी माइनस हैं। आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी माइनस हैं। वेट, इसको मैं रब कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे यहाँ पर। चलिए मैम एक तो डेप्रीशिएशन माइनस है। अब सब मुझे बताइए, बिल्डिंग जब हमने 100% अलाउ कर दी तो क्या डेप्रीशिएशन माइनस होना बनता था? नो। तो डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे बिल्डिंग का। सिमिलरली मशीनरी भी 100% अलाउ कर दी तो मशीनरी का डेप्रीशिएशन भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नो हाउ का भी हमने क्या किया था, 100% खर्चा अलाउ कर दिया था, तो नो हाउ के ऊपर जितना भी इन्होंने ये अमोर्टाइजेशन लगाया है ये पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैम आप डेप्रीशिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड क्यों बोले? देखो जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके ऊपर लगने वाले पार्ट को तो डेप्रीशिएशन बोलते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स पर जो लगता है ना अमाउंट, उसको डेप नहीं बोलते, उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। चलिए तो ये तीनों चीजें तो क्या हो जाएंगी, डिसअलाउ हो जाएंगी, यानी कि इन तीनों को तो हम ऐड करेंगे। तो पहले 3 लाख, 350 और 10 लाख को आइए ऐड कराइए। ठीक है मैम, आ जाइए आंसर में। देखिए 3 हमने ऐड किया, 340, 350 और 10 लाख तीनों हमने ऐड कर दी। आइए वापस क्वेश्चन पे। फिर इन्होंने क्या बोला कि ऑपरेटिंग खर्चा 51,000 का था। कितना था, 51,000 का। आप सब जानते हो इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट में लिखा था कि 40,000 कैश पे कर दिया, तो 40,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे मैम, ऐड करेंगे। आइए 40,000 में ऐड कर देती हूँ, 40,000 ऐड कर दिया। आइए और क्या बता रखा है इन्होंने, और इसमें से क्या क्या माइनस करा है। मैम डोनेशन माइनस कर रखी है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी का अभी मैंने आपको कोई भी डिडक्शन नहीं पढ़ाया है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पर एक सेक्शन पढ़ेंगे हम 80GGB करके। क्या पढ़ेंगे, 80GGB। उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी में जितना भी खर्चा करते हो, डोनेशन वगैरह देते हो, वो आपको अलाउड नहीं की जाएगी, लेकिन जो टोटल इनकम आएगी उसमें से डिडक्शन ले लीजिएगा। नेट प्रॉफिट में डिसअलाउ है, लेकिन टोटल इनकम में बाद में से आप क्या करना, माइनस कर लेना। तो हाँ, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर तो मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि टोटल प्रॉफिट में से तो डिसअलाउ है। ठीक है जी।
अब देखो, और मैं यहाँ पर किस चीज की डिडक्शन लूंगी, जो भी मेरी ये निकल के आई थी 35 AD वाली 100% डिडक्शन, मैं अपने प्रॉफिट में से इसको भी माइनस करूंगी कि नहीं? जी मैम करूंगी, क्योंकि सारे खर्चे तो डिसअलाउ कर दिए। अब जो अलाउ होने वाला खर्चा है वो भी तो माइनस किया जाएगा कि नहीं? जी मैम किया जाएगा। तो मेरे पास लॉस आ गया इतने रुपए का। ठीक है मैम। आइए, इन्होंने आगे और क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि इनका अदर बिजनेस है, अदर बिजनेस से इनको इनकम हो रही थी। कितनी इनकम हो रही थी? देखिए मैम, इनको अदर बिजनेस से इनकम हो रही थी, एक सेकेंड में इसे रब कर देती हूँ, 20,15,000 रुपए की। कितनी हो रही थी? 20,15,000 रुपए की इनको अदर बिजनेस से इनकम हो रही है, और 50,000 की इनकम इनकी अदर सोर्स से आ रही है। आ जाइए, 20,15,000 की इनकी कमीशन इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई इनकी, कमीशन मिल रहा है इनको, ठीक है मैम, प्लस इनकी अदर सोर्स से इनकम है 50, टोटल इनकम की कितनी आ गई? 2,65,000। अब देखो, ये वाली जो इनकम है ये नॉन स्पेसिफाइड इनकम से इनका, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से इनका क्या आया मैम? लॉस आया। और स्पेसिफाइड बिजनेस से इनका लॉस आया, और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से इनका प्रॉफिट आया। क्या मैं स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकती हूँ? नो मैम, स्पेसिफाइड के लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जाएगा। मतलब मैं यहाँ सेट ऑफ नहीं कर सकती, नो। तो ये जो लॉस है ये क्या हो जाएगा मैम? ये लॉस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन मैम ये जो आपकी इनकम आई है ना 20,65,000 रुपए, ये आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है, ये आपकी GTI आ गई। सपोज करो इनकी किसी अनदर हेड में अब इनकम है नहीं, टोटल 5 हेड की इनकम होती है ना, टोटल 5 हेड की इनकम को क्लब करते हैं तो क्या आ जाता है? GTI। फिर मैंने आपको क्लास 1 में सिखाया था, बेस बिल्डिंग की क्लास में, जब हमारे पास GTI आ जाता है तो फिर हम 80C से 80U वाले चैप्टर की सारी डिडक्शन माइनस करते हैं। तो सिमिलरली एक ये डिडक्शन है 80 GGB की पॉलिटिकल पार्टी वाली, वो मैंने माइनस कर दी, 20,55,000 नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। चलिए, ये नोट लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा, हालांकि इस समय डिस्कस कर चुकी इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं बताइए? मैम बहुत अच्छे से समझ हमको आ गया। एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बातें। साइंटिफिक रिसर्च आज नहीं स्टार्ट कर रही, लंबा टॉपिक है, 1 घंटा जाएगा इसमें भी हमारा पूरा। नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रिवाइज कीजिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।